भारत के खेतों में ना एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। एक ऐसी क्रांति जो हमारे खाने की थाली से लेकर किसानों की जिंदगी तक सब कुछ बदलने वाली है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, भारतीय खेती एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां बहस अब इस पर नहीं होती कि बदलाव होना चाहिए या नहीं। वो तो तय है। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये बदलाव कितना जल्दी हो और कितने बड़े पैमाने पर हो। और यकीन मानिए, ये हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे बड़े सवालों में से एक है। तो फिर इस बदलाव की इतनी ज़रूरत आन क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन दबावों को देखना होगा जो आज हमारे किसान झेल रहे हैं। और इसकी जड़ें ना कहीं हरित क्रांति की कहानी में छिपी हैं, उसकी सफलताओं में भी और शायद उसकी कुछ छिपी हुई कीमतों में भी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 85%। भारत के 85% किसान छोटे या सीमांत हैं। और ये किसान ना एक तरह के जाल में फंस गए हैं, जहां लागत तो बढ़ती जा रही है लेकिन मुनाफा घटता जा रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की कहानी है जो रोज इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। और ये तो सिर्फ आर्थिक दबाव की बात हुई, इसका दूसरा पहलू पर्यावरण पर पड़ रहा बोझ है, खासकर पानी पर। 60 करोड़ लोग, सोचिए, 60 करोड़ लोग पानी की भयानक कमी झेल रहे हैं। और ये समस्या हमारी खेती के तरीकों की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ गई है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हम अपने सबसे कीमती संसाधन के साथ क्या कर रहे हैं। दशकों से जो हम केमिकल वाली खाद इस्तेमाल कर रहे हैं न, उसने हमारी जमीन की, कह सकते हैं कि, जान ही निकाल दी है। मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो कम होता जा रहा है और ये एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की तरह है जो धीरे धीरे हमारी जमीन को बंजर बना रहा है और हमारे आने वाले कल की फूड सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस पूरे संकट का हल क्या है? इसी के जवाब में एक रास्ता सामने आ रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक खेती का एक ही फलसफा है, प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ मिलकर काम करो। ये खेती को एक फैक्ट्री की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जीते जागते इकोसिस्टम की तरह देखती है, जहां हर चीज एक दूसरे की मदद करती है। इसकी सोच को मशहूर किया जापान के एक किसान मासानोबु फुकुओका ने। उन्होंने इसके 4 बड़े ही सरल से सिद्धांत दिए। पहला, जमीन को जोतो मत। दूसरा, केमिकल खाद मत डालो। तीसरा, खरपतवार हटाने के लिए जुताई या दवा मत डालो, बल्कि मल्चिंग करो। और चौथा, केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि कुछ ना करना ही खेती करने का सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जमीन को जितना कम छेड़ोगे वो उतनी ही सेहतमंद रहेगी। अब भारत में इसका एक अपना बहुत ही पॉपुलर वर्जन है जिसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ZBNF कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य मकसद है खेती की लागत को बिल्कुल जीरो के करीब ले आना। कैसे? खेत में मौजूद चीजों जैसे जीवामृत का इस्तेमाल करके, ताकि किसान बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर सके और आत्मनिर्भर बने। तो अब सवाल ये है कि क्या इसे बड़े लेवल पर अपनाया जा रहा है? हाँ, सरकार ने इसकी क्षमता को पहचाना है और इस बदलाव को सपोर्ट करने के लिए कई बड़ी पहलें भी शुरू की हैं। इसमें कई सारी योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि एक तो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, फिर है PM प्रणाम स्कीम, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, गंगा के किनारे अर्थ गंगा कॉरिडोर है और कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी। तो मतलब ये सिर्फ 1-2 योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक पूरी मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। और एम्बिशंस का स्केल भी देखिए, काफी बड़ा है। नेशनल मिशन का टारगेट है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना, जिसके लिए 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। तो साफ है, सरकार इसे एक छोटे मोटे प्रयोग से आगे ले जाकर एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहती है। अब ये सब सुनने में तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन लगता है ना? लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। किसी भी बड़े बदलाव की तरह इस रास्ते पर भी अपनी चुनौतियां हैं, अपनी बाधाएं हैं। देखिए, लागत में तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पारंपरिक चावल की खेती में प्रति एकड़ करीब 6,000 रुपए का इनपुट कॉस्ट आता है, वहीं प्राकृतिक खेती में ये महज 850 रुपए के आसपास है। ये अंतर बहुत बड़ा है और आकर्षक भी, लेकिन किसानों को एक बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। और वो ट्रेड ऑफ क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है यील्ड पेनल्टी।
मतलब जब किसान इस तरीके को अपनाता है तो शुरुआती कुछ सालों में पैदावार अक्सर घट जाती है। दूसरा, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। बायो इनपुट्स तैयार करना, हाथ से खरपतवार निकालना, इसमें समय लगता है। फिर एक और मुश्किल है देसी गायों की घटती संख्या, क्योंकि ये खेती देसी गाय के गोबर पर बहुत निर्भर करती है। और शायद सबसे बड़ी बात, बाजार का जोखिम। किसान इतनी मेहनत से प्राकृतिक उपज तो उगा लेता है, लेकिन अक्सर उसे मंडी में वही दाम मिलता है जो केमिकल वाली उपज का है, कोई प्रीमियम नहीं मिलता। लेकिन शायद इन सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी पॉलिसी में है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये 2024-25 के बजट की कहानी बताता है। एक तरफ केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए रखे गए हैं 1,64,000 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ पूरे नेचुरल फार्मिंग मिशन का बजट है सिर्फ 2,481 करोड़ रुपए। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। इससे ही एक्सपर्ट्स कहते हैं एसिमेट्रिक फिस्कल इंसेंटिव। मतलब सरकार एक तरफ तो मामूली फंड से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन उसी वक्त बहुत भारी भरकम सब्सिडी देकर केमिकल वाली खेती को भी सपोर्ट कर रही है। इससे होता क्या है, किसान को असल में केमिकल पर निर्भर रहने के लिए ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही गाड़ी में एक पैर से रेस दी जा रही हो और दूसरे से ब्रेक। तो सवाल उठता है कि इन सब बाधाओं के बावजूद ये बदलाव बड़े पैमाने पर सफल कैसे हो सकता है। चलिए अब सिर्फ समस्याओं की नहीं, बल्कि इसके समाधानों की बात करते हैं। तो भारत इस बड़े बदलाव को कामयाब कैसे बना सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जवाब छोटे-मोटे सुधारों में नहीं है, बल्कि हमें कुछ नए, पूरे सिस्टम को बदलने वाले समाधानों की जरूरत है। तो क्या हो सकते हैं ये समाधान? पहला, ट्रांजिशन इंश्योरेंस। मतलब शुरुआती सालों में जो पैदावार घटती है उसके लिए किसानों को मुआवजा मिले। दूसरा, बायो विलेज क्लस्टर बनाए जाएं ताकि इनपुट बनाने और मार्केटिंग में आसानी हो। तीसरा, ग्रीन प्रोक्योरमेंट। सरकार अपनी मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए सीधे प्राकृतिक उपज खरीदे। चौथा, किसान और वैज्ञानिकों के बीच एक लूप बने ताकि पारंपरिक ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सके। और पांचवा, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बने जिससे लोगों का भरोसा बढ़े और किसानों को सही दाम मिले। तो कुल मिलाकर असली लक्ष्य ये है कि प्राकृतिक खेती सिर्फ एक अच्छी सोच या कुछ किसानों तक सीमित प्रैक्टिस न रह जाए, बल्कि ये एक मुख्य धारा की आर्थिक रूप से फायदेमंद प्रणाली बने। इसमें 3 चीजों को एक साथ साधना होगा: किसान की आय की सुरक्षा, हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य और देश की लंबे समय तक चलने वाली खाद्य सुरक्षा। तो अंत में सवाल यही है, क्या भारत अपनी मिट्टी की सेहत को अपनी अगली बड़ी आर्थिक संपत्ति में बदल सकता है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ भारत की खेती का, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और हमारे पूरे देश के भविष्य का फैसला करेगा।